The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है। अगर वो स्लो है तो मैं उसे फास्ट कैसे करूँ, फास्ट है तो स्लो कैसे करूँ। जहाँ पर हम लोग किसी भी रिएक्शन के रेट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अब इस चैनल के ऊपर हम लोग किस तरीके से काइनेटिक्स को पढ़ रहे हैं उसकी मैं बात कर चुका हूँ। हम लोगों ने काइनेटिक्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर हम लोग सिंपल जो आप लोग 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हो, जो आपका ऑर्डर वाला पार्ट था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप लोग इंटरेस्टेड थे। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर क्या होता है, कैसे आप लोग उन रिएक्शंस के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को निकाल सकते हो, आपका हाफ लाइफ क्या होता है, उनके बीच के जो ग्राफ्स हैं, उन सभी चीज़ों की बात हम लोग पार्ट ए के अंदर कर चुके हैं। कैसे आप लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हो, उन सब चीज़ों की बात हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आपके पास जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वर्ल्ड के अंदर, वो सारी की सारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती हैं। जनरली वो कैसी होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। इसीलिए आपको काइनेटिक्स को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। जो आपकी सिंपल रिएक्शन थी, जो कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर थी, सेकंड ऑर्डर थी, जीरो ऑर्डर थी, उनके अलावा भी रिएक्शन कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है, जो कि कैसी होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। तो अगर आपके पास रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गई तो उस केस के अंदर आप लोग कैसे कंसंट्रेशन निकालते हो रिएक्टेंट की, कैसे कंसंट्रेशन निकालते हो प्रोडक्ट की, कैसे आप कंसंट्रेशन निकालते हो इंटरमीडिएट की। क्योंकि अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप है तो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट बना होगा, तो आपको उस इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को भी निकालना है। तो पार्ट बी के अंदर हम लोग फोकस कर रहे थे कि कैसे आप लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हो इंटरमीडिएट की, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, जब भी आपके पास एक कैसी रिएक्शन होती है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो हम लोग इंटरेस्टेड थे, हमने स्टार्ट किया था कंसेक्यूटिव रिएक्शंस थे। हम लोगों ने सबसे पहले क्या ली थी, सबसे बेसिक कंसेक्यूटिव रिएक्शन ली, जो कि आपकी 2 स्टेप 1 इंटरमीडिएट रिएक्शन थी। हम लोग वहाँ पर कह रहे थे कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन है। उस केस के लिए हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए को निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी को हमने निकाला। रिएक्शन आपके पास थी ए से बी बना, बी से सी बना, बल्कि बड़ी ही सिंपल कंसेक्यूटिव 2 स्टेप 1 इंटरमीडिएट रिएक्शन थी। वहाँ पर लोगों ने इंटरमीडिएट के लिए, रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन हमने वहाँ पर निकाल ली। साथ ही साथ हमने कैलकुलेट किया था कि जो आपका इंटरमीडिएट है उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगी और किस टाइम के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने वहाँ पर देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कंसेक्यूटिव रिएक्शन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किया। हम लोगों ने इंटरमीडिएट को बढ़ाया, हमने स्टेप्स को बढ़ाया, हम लोगों ने 3 स्पीसीज 2 स्टेप रिएक्शन को लेकर आए। आपका जो इंटरमीडिएट है वो 2 स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, हम लोग उसको लेकर आए। फिर हम लोग उसके लिए निकाल रहे थे। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड एक ऐसा इफेक्टिव मेथड है जिसकी हेल्प से आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को निकाल सकते हो। अगर आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को निकाल सकते हो तो आप लोग रेट लो को भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि एक मेन एप्लीकेशन होती है एसएसए की। तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को पढ़ चुके हैं। आज एक क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका एसएसए क्या होता है, कंप्लीट एसएसए जिसको आप बोलते हो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपका क्या होता है, उसकी बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को पढ़ रहे थे और हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था कि आपका प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है, किस तरीके से आप लोग उसे अप्लाई करते हो और किस तरीके से उसकी हेल्प से आप लोग इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो आपसे प्रीवियस ईयरली गेट के अंदर, नेट के अंदर या फिर आपसे आईआईटी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपका एसएसए क्या होता है। देखिए, बेसिकली जो आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो अपने आप में सिर्फ एक ही मेथड है, अपने आप में वो क्या है, इंडिविजुअल है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। जनरली जो आपका अप्रोक्सीमेशन है वो क्या है, एक ही है, यानी कि सिर्फ आपके पास क्या है, एसएसए है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। और जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, यानी कि जो आपने पढ़ा है प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड, वो इसी का ही एक स्पेशल केस है। यानी कि जब मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आप लोग आज एसएसए को कंप्लीट कर लोगे तो जो आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा लास्ट में एसएसए का, उसके अंदर जब आप लोग प्री इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस को लगाओगे तो
आपके पास वही सेम रिजल्ट निकल कर आ जाएगा जो आप लोगों ने अभी तक निकाला था विद द हेल्प ऑफ प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को। फिर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, हम इसको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, हम इसको अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर आप लोग कंप्लीट एसएससी को अप्लाई करोगे तो आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और आपको क्वेश्चन तक पहुँचने के अंदर, आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम वहाँ पर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग एक स्पेशल केस को पढ़िए, वो स्पेशल केस हमने अलग से क्यों पढ़ा है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे वो जनरली वही स्पेशल केस देता है। तो अगर आपके एग्जाम के अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो क्यों ना उसको अलग से कैटेगराइज करके उसको अलग से पढ़ लिया जाए, ताकि अगर आपके पास वो स्पेशल केस आया एग्जाम के अंदर तो आप लोग कंप्लीट एसएससी के फेर में ना पड़े और आप लोग कम टाइम को वेस्ट करके अपने इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, और जो हमारा रिजल्ट निकलेगा आज उसके अंदर हम लोग अपनी कंडीशन लगाएंगे। जो हम लोगों ने लास्ट जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड का, जो उसकी कंडीशंस थी उसको हम लोग आज के रिजल्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे और आप लोग देखोगे कि जो आपका रिजल्ट अप्लाई, जो आपकी कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो आपका एसएससी का रिजल्ट आएगा और जो आपका प्री इक्विलिब्रियम का रिजल्ट आएगा वो दोनों कैसे आएंगे, वो आपके सेम आएंगे। आप लोग प्री इक्विलिब्रियम को कब लगा सकते हो, जब आपका जो इंटरमीडिएट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक इक्विलिब्रियम स्टेप के अंदर रहा हो और आपका वो इक्विलिब्रियम स्टेप कैसा रहा हो, फास्ट रहा हो, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम को लगा सकते हो। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया कि जो आपका पहला इक्विलिब्रियम जो आपका स्टेप था वो आपका फास्ट स्टेप नहीं है, तो आप लोग वहाँ पर उस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग कैसे जाना पड़ेगा, कंप्लीट एसएससी को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जब आप लोग कंप्लीट एसएससी को अप्लाई करते हो तो उस केस के अंदर आप लोग किस तरीके से इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हो। थोड़ा सा लेंथियर रहेगा ये, जो आप लोगों ने पहले अभी तक पढ़ा है प्री इक्विलिब्रियम के अंदर, उसके अंदर तो आप लोगों ने बस एक फॉर्मूला लगाया, एक्सप्रेशन लगाया इक्विलिब्रियम का और वहाँ से आप लोगों ने कंसंट्रेशन को निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर तो आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप लोग इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन तक पहुँच पाओगे। तो थोड़ा सा लेंदी है पर इतना भी लेंदी नहीं है और इजी है। अगर आप लोग हर एक स्टेप को अच्छे से करते हो जाओगे तो आप लोग आराम से आंसर को वहाँ पर निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा आज का स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस अप्रोक्सीमेशन वाज अप्लाइड बाय द फैक्ट कंसीडरिंग दैट इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरली रिमेन्स इन ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस। इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आप लोग एसएससी को तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका जो इंटरमीडिएट है वो ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस दिखाए। इसका मतलब क्या है, वो स्मॉल अमाउंट के अंदर बने और उसके बाद उसके कंसंट्रेशन के अंदर ज़्यादा कोई भी चेंज ना हो, वो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा के अंदर बने और उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या रह जाए, कांस्टेंट रह जाए, ताकि हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम को इक्वल टू 0 कर सकें। हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टाइम को, अब रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को 0 तभी कर सकते हैं जब इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो। इसी को बोलते हैं ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, जब आपका इंटरमीडिएट बहुत थोड़े से अमाउंट के अंदर बने और उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या रह जाए, थ्रू आउट द रिएक्शन एक कांस्टेंट की तरीके से रहे और हम लोग वहां पर कह सकते हैं कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट है वो आपका इक्वल्स टू क्या है, 0 है। जब मैं उसको 0 को पुट करूंगा तो वहां से आप लोग इजीली कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को आराम से वहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो आगे पढ़ते हैं। आगे मैं लिखा हुआ है जो मैं अपने यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि आपका ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल अमाउंट एंड ऑलमोस्ट इन स्टेडी स्टेट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। उसको मैं यहाँ पे किससे नोट कर रहा हूँ, स्टेडी स्टेट उसको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं इस अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेशन द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट मे बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आपका जो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नेट चेंज का, यानी कि आपका इंटरमीडिएट जितने भी स्टेप के अंदर आया होगा हर एक स्टेप को यहाँ पर आप लोग लेके चलोगे और हर एक स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्या करना पड़ेगा, आपको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। हर एक स्टेप के लिए आप क्या निकाल लीजिए, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को निकालिए, हर एक स्टेप के लिए उसको ऐड कीजिए और नेट चेंज को आप क्या कर दीजिए, 0 के बराबर उसको वहां पर पुट कर दीजिए। अब आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो, सिंपल सी मैथमेटिकल समेशन आप लोग लगाते हो किस चीज के लिए, सम करने के लिए। तो आपको किसका सम करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर एक स्टेप के लिए जितने
भी स्टेप के अंदर आपका इंटरमीडिएट आएगा, आपको उसके लिए क्या लिखना है, di/dt लिखना है, जहां पर i को मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट बोल रहा हूं, यानी कि आपको di/dt लिखना है हर एक स्टेप के लिए जहां जहां पर आपका i प्रेजेंट हो। उसके बाद आप उसको सम कीजिए और उसको 0 के इक्वल आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। उसके बाद आपकी कंसंट्रेशन यहां से निकल कर आ जाएगी। कैसे निकलेगी उसको भी देखते हैं। उसके लिए मैंने यहां पर क्या ले लिया, मैंने कंसीडर यहां पर फॉलो कर लिया। मैंने यहां पर एक एग्जांपल को क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया, लेट अस कंसीडर द प्रपोज स्टेप फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन a से a + b gives d। ये आपके पास एक ओवरऑल रिएक्शन है और आप कह रहे हो कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, रिएक्शन आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ना होती, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती जहां पर आपके पास a और b ने क्या बनाया, d बनाया, तो आप लोग बोल दो कि आप किसी, अगर ये सिंपल रिएक्शन होती तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर आप लोग क्या, ये आपकी रिएक्शन कैसी है, ये आपकी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। और आपने उसके जो फॉर्मूले पढ़े थे पार्ट ए की काइनेटिक्स को पढ़ते हुए, वहाँ पर आप डायरेक्टली उनके फॉर्मूले को लगाओगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए को निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी को निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ डी को निकालोगे। लेकिन रियलिटी के अंदर जो आपकी रिएक्शंस होती है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है, यानी कि वो कैसी होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है और वो किसी ना किसी इंटरमीडिएट के थ्रू आपकी रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ती है। इंटरमीडिएट की पहचान कैसे करोगे आप लोग, इंटरमीडिएट अपनी पहली प्रेजेंस एरो के राइट में दिखाता है और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता। इस तरीके से आप लोग जो है इंटरमीडिएट की पहचान कर सकते हो। देखिए डिफरेंस होता है कैटलिस्ट के अंदर और इंटरमीडिएट के अंदर। कैटलिस्ट अपनी पहली प्रेजेंस एरो के लेफ्ट में दिखाता है और आपकी ओवरऑल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इंटरमीडिएट अपनी पहली प्रेजेंस एरो के राइट में दिखाता है और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर वो भी प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज आपकी इंटरमीडिएट है, कौन सी स्पीसीज आपकी कैटलिस्ट है। आपको सबसे पहले तो उसको पहचानना है, हर एक स्टेप को आपको अलग अलग लिखना है, उसके बाद ही आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मान के चल रहे हैं जो आपकी रिएक्शन मैं यहाँ पर देख के लेकर चल रहा हूँ a + b gives d, ये रिएक्शन किसी मल्टी स्टेप से हुई होगी और 2 स्टेप के अंदर जो है आपकी रिएक्शन हुई है। जो आपका पहला स्टेप है वो स्टेप कैसा है, आपका इक्विलिब्रियम स्टेप है और स्टेप क्या है, a + b gives c, और ये स्टेप कैसा है, इक्विलिब्रियम के अंदर है और आपको दोनों ही रेट कांस्टेंट अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं। फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट k1 दिया हुआ है, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट k2 दिया हुआ है और उसके बाद ये जो आपका c है ये क्या है आपका, ये आपका इंटरमीडिएट है। ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। पहली प्रेजेंस ने कहाँ पर दिखाई, एरो के राइट साइड में दिखाई और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपका कहीं पर भी c नहीं है। इसका मतलब ये c क्या है आपका, ये c आपका इंटरमीडिएट है और इसी c के ऊपर आप क्या लगाने वाले हो, SSA को अप्लाई करने वाले हो और इसी c की कंसंट्रेशन आप लोग SSA को अप्लाई करने के बाद आप लोग उसे कैलकुलेट करने वाले हो। अब आप लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ C क्यों चाहिए, आप इतने इंटरेस्टेड क्यों हो कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट कैलकुलेट करने में? आप इंटरेस्टेड इसलिए हो क्योंकि आप इस ओवरऑल रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हो, रेट लिखना चाहते हो। तो अगर आप लोग इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको A दिखेगा, B दिखेगा और D दिखेगा। तो आप चाहते हो कि जो आपके पास रेट निकल कर आए उसके अंदर कंसंट्रेशन A हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ B हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कंसंट्रेशन ऑफ D हो। इनके अलावा किसी और स्पीसीज की कंसंट्रेशन ना हो, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर वो है नहीं। और आपको बाहर से जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको वो स्पीशीज दिखेगी नहीं, तो आप लोग उसके साथ रिएक्शन का रेट कैसे चेंज करोगे? तो आप चाहते हो कि जो आपका रेट है वो सिर्फ A कंसंट्रेशन के अंदर, B कंसंट्रेशन के अंदर या फिर D कंसंट्रेशन के अंदर ही आपको दिखे। लेकिन जब आप लोगों ने इस रिएक्शन के अंदर स्टेप को देखा, आपने देखा कि ये रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप यहाँ पर हो रहे हैं, तो आपने सेकेंड स्टेप में देखा कि जो आपका प्रोडक्ट D बन रहा है ये आपका किसी इंटरमीडिएट के थ्रू बन रहा है, यानी कि C के थ्रू आपका जो है प्रोडक्ट बन रहा है। तो जाहिर सी बात है जो इस प्रोडक्ट, इसका जो आपका D का बनने का जो रेट है, यानी कि dd/dt जो आपका है ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ऑफ C के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि सेकंड स्टेप का जो रिएक्टेंट है वो क्या है, C है। तो ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ऑफ C के ऊपर डिपेंड होगा। तो जब आप रेट को लिखोगे तो वहां पर आपका कंसंट्रेशन ऑफ C निकल कर आएगा और आपको इस कंसंट्रेशन ऑफ C को हटाकर इस कंसंट्रेशन ऑफ C को आपको इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B या फिर कंसंट्रेशन ऑफ D के अंदर आपको लेकर आना है, क्योंकि वही स्पीशीज आपकी ओवरऑल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर की है एक रिएक्शन जो कि मेरे आपकी ओवरऑल रिएक्शन है A + B gives D। आपने कहा कि ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप के अंदर ये आपकी हो रही है। पहला स्टेप आपके पास क्या है, A + B gives C, ये स्टेप आपका इक्विलिब्रियम स्टेप है। यहाँ पर आपका रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड क्या है K1 है, बैकवर्ड क्या है K2 है। उसके बाद इसने कहा कि आपका जो इंटरमीडिएट है ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और इस स्टेप का जो आपका रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K3 है। तो अगर आप लोग इस स्टेप को फॉलो करें और आप लोग इन हर एक स्टेप के लिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको
इस स्टेप को ब्रेक करना है तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था किस तरीके से आप इसे ब्रेक करते हो। आप लोग हर एक इक्विलिब्रियम स्टेप को क्या लिख लो, दो के अंदर डिवाइड कर दो। एक कर दो फॉरवर्ड के लिए, क्या कर दोगे a प्लस बी क्या करेगा c देगा, और सेकंड में क्या कर दोगे जो बैकवर्ड वाला वो क्या है, c से क्या बन रहा है आपका a प्लस बी बन रहा है। फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या है k1 है, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या है k2 है, और आपके पास तीसरा स्टेप क्या है c से आपका d बन रहा है। तो बेसिकली आप इस रिएक्शन को 3 स्टेप के अंदर तोड़ सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस मल्टी स्टेप को मैंने 3 के अंदर तोड़ दिया। उसके बाद मैं हर एक स्पीशीज का रेट ऑफ चेंज लिख रहा हूं, जो हम लोगों ने काइनेटिक्स की पहली क्लास के अंदर स्टडी की थी कि आप वहां पर कह रहे थे कि जो आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है जो कि आपका सेम होता है, वहां से आप लोगों ने इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना सीखा था, जहां पर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का और रेट लॉ का यूज करके उसको वहां पर एक कंबाइंड आप लोगों ने सीखा था कैसे आप लोग रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो किसी भी स्पीशीज का इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आप लोगों ने वहां से इस चीज को लिखना सीखा था। तो आप लोगों को हर एक रिएक्शन के लिए इस चीज को लिखना है। मान लीजिए आप लोग पहले के लिए लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, माइनस का dA/dt इक्वल टू माइनस का dB/dt। ये माइनस साइन क्यों था, क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्रिक नेगेटिव थी। इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पहले लेक्चर को नहीं देखा और आप लोगों को इसको इस तरीके से लिखना नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आप लोगों को इस तरीके से लिखना आ जाए और आप लोग एसएसए को अप्लाई करना भी सीख जाए, क्योंकि एसएसए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको नेट एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस स्टेप को इस तरीके से लिख दिया, माइनस का dA/dt इक्वल टू माइनस का dB/dt इक्वल टू प्लस का dC/dt, क्योंकि सी आपका क्या है, प्रोडक्ट है, और इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या रहती है आपकी, पॉजिटिव रहती है। तो ये किसके बराबर होगा, K1 इंटू में रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशंस, यानी कि कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया। ये मैंने लिखा पहले रिएक्शन के लिए, फिर मैंने लिख दिया सेकंड के लिए भी, जो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन थी, C से आपका A प्लस बी बना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस का dC/dt इक्वल टू प्लस का dA/dt इक्वल टू प्लस का dB/dt। इस बार यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि A और B इस बार रिएक्टेंट साइड के अंदर है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इंटू आपको कंसंट्रेशन लिखनी है रिएक्टेंट्स की, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है C, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ C। सेम उसी तरीके से मैंने जो आपकी थर्ड रिएक्शन थी, ये जो आपके दो स्टेप थे बेसिकली, आपका जो पहला स्टेप था जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेप था, उसको मैंने 2 के अंदर ब्रेक किया हुआ है। उसके बाद ये आपका क्या था, सेकंड स्टेप था, इसको आपने एज इट इज लिख दिया। C गिव्स आपका D, K3 आपका रेट कॉन्स्टेंट था, आपने लिख दिया माइनस का dC/dt इक्वल टू प्लस का dD/dt इक्वल टू K3C, आपने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद आपको पहचानना है कि आपका इंटरमीडिएट क्या है। आपको पता है कि आपका इंटरमीडिएट क्या है, C है। तो आपको क्या करना है, आपको C के ऊपर एसएसए को अप्लाई करना है। अप्लाई आपको क्यों करना है, क्योंकि आपको C की कंसंट्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ A, इन टर्म्स ऑफ B और इन टर्म्स ऑफ D। आपको ये चीज़ चाहिए ताकि आप लोग रेट बता सको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की फॉर्म के अंदर। मान लीजिए आप लोग यहाँ से लिखना चाहते हो कि आपका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो डी का क्या है, तो आप क्या लिखोगे, D इन dt/dt क्या लिखोगे, K3 इंटू में C। तो यहाँ पर आपके पास ये C आ रहा है, लेकिन C आपका क्या है, इंटरमीडिएट, तो आपको इसको एलिमिनेट करना होगा और इन टर्म्स ऑफ A, इन टर्म्स ऑफ B आपको यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आना होगा। तो कैसे लेकर आओगे, यहाँ पर आप लोग क्या लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एसएसए को। C इज एन इंटरमीडिएट, अप्लाई एसएसए ऑन C एज। अब आपको एसएसए को अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करोगे, आपको क्या करना है, आपको नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम को आपको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। कैसे करोगे, आपने जो भी ब्रेक किया इस रिएक्शन के अंदर, आप इसके अंदर देखिए कि आपका dC/dt कहाँ कहाँ आ रहा है, चाहे वो प्लस का हो या नेगेटिव का, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका dC/dt आप देखिए कहाँ कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड हो नेट चेंज को जीरो करने के लिए। तो नेट चेंज अगर आप जीरो करना चाहते हो तो हर एक स्टेप के इंडिविजुअली का जो आपका नेट चेंज है उसको आपको लिखिए, उसको सम कीजिए, उसको क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ आपका dC/dt है, जहाँ जहाँ आपका dC/dt है, इस रिएक्शन के अंदर तीनों ही स्टेप के अंदर dC/dt है। तो जो आपका dC/dt जिसके बराबर है, यहाँ पर इसके बराबर है, यहाँ पर इसके बराबर है और यहाँ पर क्या है, इसके बराबर है, इसको लिखिए, सम कीजिए और क्या कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। तो आपका जो पहला यहाँ से क्या निकल कर आएगा, dC/dt आपका निकल कर आएगा K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। उसके बाद सेकंड से क्या निकल आएगा आपका dC/dt आपका निकल कर आएगा माइनस का K2C, क्योंकि आपका यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का K2C, और यहाँ से निकल कर आएगा माइनस का K3C। तो आप मैंने यहाँ पर इसी को लिख दिया, माइनस का K2C माइनस का K3C इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, इसको 0 के बराबर कर दिया। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ C वाले टर्म को एक साइड
ले जाइए, बाकी सबको एक से ले जाइए, आपका कंसंट्रेशन ऑफ सी यहाँ पर आराम से निकल जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रखी है मैंने, इस वाली चीज़ को उठाकर यहाँ ले आइए, ये नेगेटिव के अंदर आएगी, नेगेटिव का K1 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, इस नेगेटिव को यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेकर काट दीजिए, जब नेगेटिव कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ C मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, K2 प्लस K3 आपका यहाँ पर बच गया, इक्वल टू क्या था आपके पास, K1 A B था, या K1 A B आपने यहाँ पर लिख दिया। कंसंट्रेशन ऑफ C आपका निकल कर आ जाएगा K1 अपॉन में K2 प्लस K3 इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 प्लस K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी कि आप लोगों ने निकाल लिया कंसंट्रेशन ऑफ C इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। और जैसे ही आपका AC निकल कर आ गया, आप इस कंसंट्रेशन ऑफ C की वैल्यू को यहाँ पर निकाल लीजिए और आप लोगों ने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर लोगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि आपकी ओवरऑल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है। कहीं पर भी इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देख सकते हो, जब आपने C की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया तो आपका dd/dt बन जाएगा K1 इंटू में K3 अपॉन में K2 प्लस K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। ये वाली चीज़ तो आपकी यहाँ पर एज इट इज़ थी, क्या थी आपके पास, K1 था आपका यहाँ पर, ये जो चीज़ थी ये आपकी एज इट इज़ आपकी किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ C के बराबर है, और K3 आपका पहले से ही था, K3 आपका यहाँ पर पहले से ही था, तो आपने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि आपके रिएक्टेंट थे, जो कि आपके ओवरऑल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट थे। इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट की टर्म नहीं है, जो कि आप लोग चाहते थे, जिसके अंदर आप लोग क्या थे, इंटरेस्टेड थे। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने यहाँ पर आराम से कर ली। तो इस तरीके से आप लोगों को एसएसए को अप्लाई करना है और इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है। अब कैसे आप लोग इन क्वेश्चंस को करते हो, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा कर देता हूं, जो कि एक गेट का क्वेश्चन है। आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आप लोगों ने अप्रोक्सीमेशन मेथड्स अभी तक पढ़े हैं, जो आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी है, मैंने यहाँ पर दो में इसको डिवाइड करके पढ़ाया है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड, एक मैंने आपको क्या बताया था, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड मैंने आपको बताया था। सेकंड मैंने आपको क्या बताया है, एसएसए। जनरली मैं कह रहा हूँ कि आपका जो है एसएसए जो है, ये जो आपका प्री इक्विलिब्रियम है, ये एसएसए की क्या है, एक स्पेशल कंडीशन है। तो क्या कंडीशन यूज़ करते थे हम लोग यहाँ पर प्री इक्विलिब्रियम के अंदर, हम आपसे कहते थे कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन होती है A + B गिव्स D, और आप कह रहे हो कि आपकी रिएक्शन दो स्टेप को फॉलो कर रही है, A + B जाएगा इक्विलिब्रियम के अंदर C के साथ, और जो आपका सेकंड स्टेप है उसके अंदर आपका ये इंटरमीडिएट D के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे मेंशन कर देता हूँ कि जो आपका पहला स्टेप है, जो आपका ये इक्विलिब्रियम स्टेप है, अगर कैसा है, ये आपका फास्ट है। जैसे ही मैंने यहाँ पर फास्ट को मेंशन किया, आप लोग यहाँ पर एसएसए, आप लोग यहाँ पर प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपने इसको अप्लाई कर दोगे, आप लोगों का जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो सेम निकल कर आएगा जो आपका एसएसए के अंदर निकल कर आया है। तो जरा देखते हैं कि एसएसए के अंदर आपका क्या रिजल्ट निकलेगा अगर आप लोग इस कंडीशन के साथ एसएसए को अप्लाई करोगे। ये कंडीशन आपसे क्या कह रही है कि जो आपकी पहली रिएक्शन है वो क्या है, फास्ट है। यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या है, K2, यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या है, K3 है। अगर आपकी पहली रिएक्शन फास्ट है तो उसका मतलब क्या, जो आपका K1 है और जो आपका K2 है, ये आपके बड़े बड़े हैं, किससे, ये आपके बड़े बड़े हैं K3 से। यानी कि जो आपका K3 है उससे आपका K2 भी बड़ा होगा और उससे आपका K1 भी बड़ा होगा, दोनों की दोनों क्या होंगे, उससे आपके बड़े होंगे। यानी कि जब मैं K2 के अंदर K3 को ऐड करूंगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका K2 है वो K3 से बहुत बड़ा है। तो K2 + K3 को आप लोग बोल सकते हो कि वो अप्रोक्सीमेटली आपका K2 के बराबर ही होगा। अभ्यास को समझने के लिए आप क्या ले सकते हो, मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये हैं और एक आपके पास 1 रुपये है, तो 1000 रुपये के अंदर जब आप 1 रुपये को ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएंगे 1001 रुपये। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास 100 रुपये हैं, एक के पास 100 रुपये हैं और दूसरे के पास कितने हैं, 200 रुपये हैं, तो 100 और 200 आपस में कैसे हैं, लगभग सिग्निफिकेंट है। अगर आप लोग 100 में 200 को ऐड कर दो तो आपके पास 300 बनता है, एक अच्छा अमाउंट बनता है, थोड़ा सा वो बड़ा अमाउंट लगेगा। 100 के साथ में 300 क्या है, थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक से नंबर दोनों दूसरे आप लोग दोनों के दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और एक के पास 1 रुपये है, तो इनका सम कितना बनेगा, 1001 बनेगा। अब 1000 के अंदर अगर मैं 1 रुपये को ऐड करता हूं तो ये दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर आपस में एकदम बिल्कुल आपस में कंपेरेबल नहीं है। एक नंबर बहुत बड़ा है और एक नंबर क्या है, बहुत छोटा है। तो जब मैं 1000 के अंदर 1 को ऐड करूँगा तो आपका 1001 बनेगा, और आप 1001 को अप्रोक्सीमेटली 1000 बोल सकते हो। जब आप लोग इसको लेकर कैलकुलेशन करोगे तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। जब आप 1001 को लेकर कैलकुलेशन करोगे तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, और जब आप लोग 1000 को लेकर कैलकुलेशन करोगे तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा।
तो जब भी आप लोग सम करते हो और एक नंबर आपका बहुत ही बड़ा है, दूसरा नंबर बहुत ही छोटा है, तो छोटे वाले को आप वहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप कह रहे हो कि आपका पहला स्टेप फास्ट है, तो आप कह रहे हो कि आपका K2 जो है वो K3 से क्या है, बहुत बहुत बड़ा है। अगर ये बात सच है तो आप लोग बोल सकते हो कि K2 प्लस K3 आपका क्या बनेगा, अप्रोक्सीमेटली लगभग K2 के बराबर ही बनेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन को लगा दीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पर इस कंडीशन को लगाऊंगा तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, K1 इंटू में K3, अब आप अपन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ K2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए K2 हो जाएगा कि यहाँ पर क्या बच जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा कुछ इस तरीके का। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं प्री इक्विलिब्रियम को लगाता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या निकल कर आता है। आपके पास स्टेप्स क्या थे, A प्लस बी गिव्स आपका C देगा, यहाँ पर आपका K1 था, यहाँ पर आपका क्या था, K2 था। ये रिएक्शन कैसे दिया आप लोगों को, फास्ट दी हुई है। उसके बाद इसने कहा है कि C से आपका D बनाइए, आपका क्या है, K3 है। अगर मैं डायरेक्टली प्री इक्विलिब्रियम को लगाऊंगा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो आपका K इक्विलिब्रियम है, यानी कि क्या आपका K1 अपॉन में जो आपका K2 है, ये आपका बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो कि आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ C है वो आपकी बराबर हो जाएगी K1 अपॉन में K2 इंटू में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू उठा के कहाँ पर पुट कर दीजिए आप लोग, इसकी डायरेक्ट वैल्यू उठा के क्या कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पुट करें तो क्या बराबर हो जाएगा आपका, D इंटू में dt बाई dt क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा K3 इंटू में क्या, K1 अपॉन में K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। और यही सेम रिजल्ट आपका निकल कर आ रहा था जब आप लोगों ने एसएसए के अंदर अपनी इस कंडीशन को लगाया था, जहां पर आप कह रहे थे कि K2 प्लस K3 पर क्या है, लगभग K2 के ही बराबर है। जहां पर आपने कहा था कि किसके बराबर हो जाएगा, K1 अपॉन में K1 इंटू K3 अपॉन में K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अब आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए और इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए। आपका रिजल्ट जो है दोनों की दोनों क्या है, सेम है। दोनों रिजल्ट क्या है आपके, सेम है। इसको देखिए क्या है, K1 K3 अपॉन K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पर आपके पास क्या है, K1 K3 अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो दोनों ही केस के अंदर आपके रिजल्ट क्या है, सेम है। लेकिन एसएसए वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। वहाँ पर आप लोगों को हर एक स्टेप को अलग से लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज को लिखना पड़ेगा, फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा इंटरमीडिएट कहाँ पर आ रहा है, उसको लिखिए, सम के बराबर कीजिए, इक्वल टू 0 कीजिए, थोड़ी सी मैनिपुलेशन कीजिए, वहाँ से कंसंट्रेशन को निकालिए, उसके बाद उसको वहाँ पर इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए, अपना आंसर को निकालिए। लेकिन अगर आप लोगों ने डायरेक्टली प्री इक्विलिब्रियम को लगाया तो भी आपके पास रिजल्ट सेम निकल कर आएगा, लेकिन वहाँ से आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी निकल कर आ जाएगा। और एग्जाम के अंदर आप लोगों को टाइम ही तो बचाना है। अगर आप लोगों ने टाइम बचा लिया तो आप लोग एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा कर पाओगे। जिस क्वेश्चन के अंदर आप लोग अगर 1 मिनट लगा रहे हो, अगर आप लोगों ने तैयारी इतनी अच्छे से कर ली कि उस 1 मिनट की जगह आप लोग वहाँ पर आधा मिनट लगाने लग गए क्वेश्चन करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना टाइम एग्जाम के अंदर बैठे बैठे डबल कर रहे हो। एक क्वेश्चन करने में अगर आपको 5 मिनट लग रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। इफेक्टिव क्या है कि आप लोग कम टाइम लगाओ, क्वेश्चन को अच्छे से वहाँ पर ईजी तरीके से उसे सोल्व भी कर पाओ। तो काइनेटिक्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हर साल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, किसको कब अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए। अगर आप लोगों सिंपल क्वेश्चन के अंदर भी आप लोग ऐसे लगाने लग गए तो फिर तो आपका बहुत सारा टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और जो काइनेटिक्स का क्वेश्चन आपके पास आया है, जो आप लोग 10 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर कर सकते थे, लेकिन अगर आपने वहाँ पर 5 मिनट लगा दिए तो उस क्वेश्चन ने ज़्यादा इफेक्टिवली आपके लिए काम नहीं किया। तो आपको बहुत स्मार्टली पेपर वर्क करना है, आपको टाइम भी कम देना है, और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करने हैं, ज़्यादा करने हैं। और एक्यूरेसी भी आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। अब एक्यूरेसी आपकी कब ठीक होगी, जब आप लोग सिलेबस को अच्छे से पूरा पढ़ोगे तब आपकी एक्यूरेसी ठीक होगी। आप प्रैक्टिस करोगे घर बैठ के अंदर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हो, आप लोग एग्जाम के क्वेश्चंस करते रहोगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करोगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। तो एक्यूरेसी को भी बढ़ाना है और आपको टाइम भी कम लगाना है हर एक क्वेश्चन के अंदर, तभी आप लोग जेआरएफ को जो है वो आराम से कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो गेट के अंदर आया हुआ था, जहाँ पर आप लोग क्या लगाना है, एसएसए को अप्लाई करना है, और देखते हैं कैसे आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, फॉर द रिएक्शन स्कीम ए प्लस बी गिव सी। और ये स्टेप आपके पास कैसा है, इक्विलिब्रियम आपके पास स्टेप है, K1 दिया हुआ है, K2 अलग अलग दिया हुआ है, और यहाँ पर कहीं पर भी फास्ट नहीं लिखा हुआ। देखिए फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अलग दिया हुआ है, बैकवर्ड का भी अलग दिया हुआ है, और फास्ट मेंशन नहीं है। तो श्योरिटी है कि आप लोग यहाँ पर प्री इक्विलिब्रियम को नहीं लगा सकते। कब लगा सकते थे आप प्री इक्विलिब्रियम को, अगर आपको यहीं इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देता वो कि आपकी जो रिएक्शन है कैसी है, फास्ट है, तब आप क्या लगा सकते थे, प्री इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को लगा सकते थे। या फिर
वो आपको K1 और K2 अलग अलग ना देकर सिर्फ एक कैपिटल K इक्विलिब्रियम दे देता, तब भी आप लोग क्या लगा सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड को लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर उसने अलग अलग मेंशन किया हुआ है रेट कॉन्स्टेंट्स को, और उसने फास्ट भी यहाँ पर नहीं लिखा, तो आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा कंप्लीट SSA, और उसी के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। द रेट इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ D, यानी कि dd/dt पूछ रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, dd/dt पूछ रहा है, वो किसके बराबर है। तो अगर आप लोग डायरेक्टली इसके स्टेप को देख कर लिखोगे, यानी कि यहाँ से आप लोग लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे आप लोग कि जो आपका dd/dt है वो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्टली हो जाएगा K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C। तो आपका ये निकल कर आ गया dd/dt। हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन भी आपके पास आंसर ऑप्शन के अंदर हो, ये वाला जो आपके पास निकल कर आ रहा है ये भी आपका ऑप्शन के अंदर हो, लेकिन उस केस के अंदर भी आपका वो ऑप्शन सही नहीं हो जाता, क्योंकि आपको जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखाना है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट ऑफ चेंज दिखाना है, तो उसके अंदर इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकती। अगर आप लोग यहाँ पर C को देख सकते हो तो पहली प्रेजेंस एरो को राइट में दिखा रहा है, और जब आप इसको ओरल रिएक्शन को लिखोगे तो सीधे C कट जाएगा और रिएक्शन बन जाएगी A+2B गिव्स D। अब ये C आपका ओवरऑल रिएक्शन के अंदर नहीं है, पहली प्रेजेंस एरो के राइट में, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है। तो कंसंट्रेशन ऑफ C इस एक्सप्रेशन के अंदर होना ही नहीं चाहिए, ये इसके अंदर आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता, यहाँ पर लिखा होता K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C, तब भी आपका ये ऑप्शन क्या था, गलत ही था, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट होनी ही नहीं चाहिए। रेट एक्सप्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट कभी भी नहीं होनी चाहिए, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया होगा और आप इस ऑप्शन को टिक कर आ जाओगे और आपको मिलेगा नेगेटिव मार्क्स, लेकिन आपने सोचा होगा कि आपको मिलने वाले हैं +4 मार्क्स, क्योंकि करंट से क्वेश्चन जनरली 4-4 मार्क्स के अंदर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क्स के, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए कितने इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। गेट का एक क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, dd/dt निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पर पहचान लिया कि मैं यहाँ पर प्री इक्विलिब्रियम को नहीं लगा सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे SSA को अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, हर एक स्टेप को अलग से लिख दीजिए, यानी कि आपने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। ये जो आपके 2 स्टेप पहले वाले किसके हैं, ये आपका है A+B से आपका क्या बन रहा है, C बन रहा है। तो एक बार मैंने A+B गिव C, फिर मैंने क्या लिया बैकवर्ड वाला, C से क्या बन गया आपका A+B बन गया, इसका K1 है, इसका क्या है K2 है। ये आपका तीसरा स्टेप है B+C K3 इंटू में D। उसके बाद आपको इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पर रेट के जो आपके एक्सप्रेशन है वो आपको लिखना है। अब क्योंकि आप समझदार हो, आपको पता है कि जो आपका C है वो इंटरमीडिएट है और आपको इन द एंड नेट चेंज C का देखना है, तो आपको dC/dt ही देखना है। तो आप लोग हर रिएक्शन के लिए सिर्फ dC/dt को ही लिखिए, सारा एक्सप्रेशन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लस का dC/dt। प्लस क्यों, क्योंकि आपका C क्या है यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की स्टोइचियोमेट्री कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो dC/dt आपका बन गया इक्वल्स टू K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। क्या सेकंड स्टेप के अंदर भी C है, हाँ सेकंड स्टेप के अंदर भी C है, तो यहाँ पर से भी एक टर्म निकल कर आएगी, क्या निकल कर आएगी, माइनस का dC/dt इक्वल टू K2 इंटू में C। माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका C एज ए रिएक्टेंट शो हो रहा है, तो K2 इंटू में C यहाँ पर हो जाएगा। क्या आपके थर्ड स्टेप के अंदर C है, हाँ इसके अंदर भी C है, तो एक एक्सप्रेशन आपका यहाँ से निकल कर आएगा, माइनस का dC/dt आपका हो जाएगा इक्वल टू प्लस का dd/dt इक्वल टू K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ C। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि आप लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हो। आपको सिर्फ C के ही लिखना है, जो जो आपका इंटरमीडिएट है सिर्फ उसको लिख दीजिए, ताकि आपकी थोड़ी कैलकुलेशन जो थोड़ी सी क्या हो जाए, ईजी हो जाए। उसका क्या करना है, अप्लाई SSA ऑन कंसंट्रेशन ऑफ C एज कंसंट्रेशन ऑफ C इज क्या है, इंटरमीडिएट। क्योंकि C आपका इंटरमीडिएट है तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ C इस एक्सप्रेशन के अंदर से हटाना पड़ेगा और कंसंट्रेशन ऑफ C आपको लेकर आनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B, या फिर दोनों ही उसके अंदर आ सकते हैं। तो जब आप इसके ऊपर लगाओगे तो dC/dt के सारे टर्म यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ से क्या होगा, K1 इंटू में A इंटू में B हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का K2C हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का K3 इंटू में B+C। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, K1 इंटू में AB माइनस का K2 इंटू में C माइनस का K3 इंटू में BC। मैंने कर दिया, इसको मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया। C वाले पार्ट को एक साइड ले आइए, C वाले पार्ट को एक तरफ रखिए, बाकी वाले को एक तरफ ले जाइए। तो मैंने इसको यहाँ पर इधर ले आया, थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की हुई है और मैंने यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ C को यहाँ पर मैंने निकाल दिया, जो कि आपका बराबर होगा K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में K2 प्लस K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। इसके बराबर आपका निकल कर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C। तो यानी कि आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ C को कैलकुलेट कर लिया है इन
टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो कि आप लोग चाहते थे। एक बार आपका ये निकल गया, इसकी वैल्यू को उठा कहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ पर उसके बाद ऑप्शन को मैच कर सकते हो। जैसे ही इसके अंदर पुट करोगे अपने ऑप्शन को मैच कीजिएगा, अपने आंसर देखिएगा कौन सा आंसर आपका यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर सही है, तो वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और जो भी इसका आंसर निकलता है उसे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को कर देखिए, चाहे मैंने आपको वो करा दिया हो, लेकिन फिर भी आप उसको कर देखिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखिए अभी तो हम लोग कंसेप्ट को पढ़ते हैं, फिर उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज़ करके उसे निकाल पा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन एकदम से आ जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाना है, ये कौन सा किस टॉपिक का है। अगर वो आप समझ गए और आप लोगों ने सारा सिलेबस को पढ़ा है तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये पहचानना है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है और कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ सी को निकालना है और यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करना है, अपने आंसर को चेक करना है। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर आप लोग कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ रहा हूं। मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू, ताकि मैं उसी तरीके से इसको केमिकल काइनेटिक्स को आगे ले के पढ़ाता चलूँ। अगर मुझे नहीं पता होगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो शायद मैं आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो एक कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो मुझे पता चल सकता है जब आप लोग क्या करोगे, कमेंट्स करोगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जो आपसे प्रीवियसली नेट के अंदर पूछे गए हैं। जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो गेट का क्वेश्चन था, और गेट के अंदर जो आपसे क्वेश्चन को पूछता है वो उसके अंदर आपसे थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवाएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस नेट के अंदर आते हैं वो 4-4 मार्क्स के आते हैं और आपसे कोई भी कैलकुलेशन नहीं कराता। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए, CSIR नेट का दिसंबर 2017 क्वेश्चन है और विद इन 20 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर ए सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शंस ए गिव्स आई गिव्स पी। आपके पास बड़ी सिंपलेस्ट कंसेक्यूटिव रिएक्शन है, क्योंकि सिंपलेस्ट कंसेक्यूटिव रिएक्शन क्या होती है? 2 स्टेप और 1 इंटरमीडिएट। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट है और रिएक्शन कितने स्टेप की है? 2 स्टेप रिएक्शन है। तो ये सिंपलेस्ट कंसेक्यूटिव रिएक्शन दी है एग्जाम के अंदर आपसे। और क्या लिखा हुआ है? द कंसंट्रेशन ऑफ आई वुड बी बाय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको हिंट भी दिया है कि आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या यूज़ करना है? SSA को यूज़ करना है। अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है और आपको एग्जाम में ये पता चल गया कि ये टॉपिक, ये जो आपका क्वेश्चन है किस टॉपिक से है, तो आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही हो गया। और नेट के अंदर तो यहाँ पर उसने अलग से मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों को यहाँ पर क्या लगाना है? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को लगाना है। तो कितने ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये क्वेश्चन करना अभी तक आ गया होगा, अभी तक आप लोगों ने कर भी लिया होगा, सही आंसर आप लोगों ने टिक लगा भी दिया होगा। तो अगर आप लोगों ने सही आंसर टिक लगा दिया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर दीजिए कि क्या इसका आंसर है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आपको कैसे करना है? आपको इस स्टेशन को 2 स्टेप में ब्रेक करना है। ए से आपका क्या बनेगा? आई बनेगा, और आई से आपका क्या बनेगा? पी बनेगा। आई आपका क्या है? इंटरमीडिएट है। तो आप लोगों को क्या करना है? इंटरमीडिएट का रेट लिखना है। कैसे लिखोगे? प्लस का di/dt। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि आई यहाँ पर क्या है? एज ए प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो प्लस का di/dt क्या हो जाए? यहाँ पर आपके पास K1 दिया हुआ था, यहाँ पर आपके पास K2 दिया हुआ था। ये क्या है? K1 है और ये क्या है? आपका K2 है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या लिखोगे आप लोग? यहाँ से लिखोगे माइनस का di/dt आपका किसके बराबर है? इक्वल टू आपके बराबर है K2 इंटू में आई के बराबर है। उसके बाद आप लोगों को SSA लगाना है, यानी कि नेट चेंज of rate of change of concentration of reactant with concentration of intermediate with respect to time। आपको उसको क्या करना है? 0 के बराबर लिखना है। यानी कि जहाँ जहाँ पर भी di/dt है उसको लिखिए, सम करके क्या कर दीजिए? 0 के बराबर उसको कर दीजिए। तो di/dt कहाँ है? यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ से निकल कर आएगा K1 इंटू में ए निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा माइनस का K2 इंटू में आई निकल कर आएगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए और यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ आई को निकाल दीजिए। जो भी आंसर निकल कर आएगा यहाँ से अपने ऑप्शन को देख लीजिए। तो सिर्फ 4 लाइन आपको लिखनी है और नेट का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो काइनेटिक्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, पर आपको हर एक कंसेप्ट को पढ़ना तो पड़ेगा।
अब ये क्वेश्चन चाहे कितना भी इजी हो, अगर आप लोगों ने ऐसे को नहीं पढ़ा तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते। काइनेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। अगर आप लोगों ने कंसेक्यूटिव रिएक्शन को पढ़ा है तो आप लोग कर पाओगे, अगर आप लोगों ने पहले रिएक्शन को पढ़ा है तो आप लोग कर पाओगे, चेन रिएक्शन को पढ़ रखा है तो आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने चेन रिएक्शन कर ही नहीं रखा तब आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है। तो काइनेटिक्स के अंदर से क्वेश्चन तो ईजी आते हैं, लेकिन वो डिमांड करता है कि आप लोगों ने हर टॉपिक को अप्रोक्सीमेटली हर एक टॉपिक को आपने ना करते हुए भी कम से कम एक बार तो आपने उस टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा। ये इजी इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग क्लास 11 से इसे पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन जो पार्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो कंसेक्यूटिव रिएक्शंस हैं, पैरेलल रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है, इसको आपने बीएससी के अंदर पढ़ा तो है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस अभी भी आते हैं और 4-4 मार्क्स के आते हैं। तो काइनेटिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और सारे टॉपिक को भी बहुत अच्छे से करना है। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं और देखते हैं गेट का क्वेश्चन क्या है। द ओवरऑल रेट dp/dt फॉर द रिएक्शन इज, ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है 2 स्टेप की, उसने पूछा है आपसे ओवरऑल रेट dp/dt, पी क्या है यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर आप लोग इसका रेट ऑफ चेंज लिख रहे हो तो उसके अंदर कहीं भी आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो आना ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, वो तो आना ही नहीं चाहिए। उसने क्या क्या दिया हुआ है आपको, उसने आपको एक रिएक्शन दी हुई जो पहले किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, और सेकंड उसने क्या दिया हुआ है B+C, कहीं आपको वो क्या कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। तो क्या उसने यहाँ पर आपको फास्ट लिखा हुआ है? नहीं, फास्ट तो उसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, उसने आपको सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, यानी कि उसने क्या दिया हुआ है आपको, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, फॉरवर्ड स्टेप का और बैकवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट को उसने अलग तरीके से मेंशन नहीं किया, तो उस केस के अंदर भी आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज़ कर सकते हो। एसएसए को यूज़ करोगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एसएसए को यूज़ क्यों करना जब आप लोगों के पास उससे छोटा मेथड यहाँ पर है। क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पर, प्री इक्विलिब्रियम मेथड को यूज़ करोगे। वो मेथड क्या कहता है कि आप लोग इक्विलिब्रियम स्टेप से ही क्या निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखिए ये स्टेप आपके पास कैसा है, इंटरमीडिएट का आपके पास स्टेप है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका कैपिटल के है वो किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ये चीज़ लिखना आती है, ये मैंने कैसे लिखा, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन की हेल्प से मैंने लिख दिया कि जो आपका के है वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल्स टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपकी डेफिनेशन होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उससे मैंने क्या लिख दिया, के इंटू में बी बाय ए का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग इंटरमीडिएट, जो कि आपका क्या है, बी है आपका, क्या यहाँ पर इंटरमीडिएट है, कंसंट्रेशन उसकी के इंटू में ए का स्क्वायर आपका निकल कर आ गया। अब आपको क्या निकलना है, आपको लिखना है dp/dt। तो इस टाइप के अंदर आपका p है, तो यहाँ जब आप dp/dt क्या लिखोगे, इसको इक्वल टू लिखना पड़ेगा आपको kf, ये आपका कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब आपको पता है कि आपको जो बी है ये नहीं आना चाहिए। देखिए ये जो आपके पास ऑप्शन है के एफ इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये रहा आपके पास ऑप्शन सी। आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, टिक कर आ जाओगे, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज के अंदर आप लोगों को हमेशा इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को एलिमिनेट करना ही करना है। आप लोगों का ये सी ऑप्शन क्या है, गलत है, आपको यहाँ से सी को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। अब आपको यहाँ से बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि बी आपके पास क्या है, यहाँ पर बी आपके पास इंटरमीडिएट है। कैसे एलिमिनेट करोगे, मैंने यूज़ कर लिया क्या, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड, जहाँ से मुझे पता है कि आपका जो के है बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ से मैंने निकाल दिया कि जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो क्या है, के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। तो बी की जगह मैं वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, क्या पुट कर दूंगा, के एफ इंटू में कैपिटल के इंटू में ए का स्क्वायर इंटू में क्या, सी। ये आपके पास निकल कर आ जाएगा पूरा जो आपके पास dp/dt है। ऑप्शन को देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, उसको आंसर कर दीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ सारे के सारे आंसर्स को वहाँ पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2016 का एक क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए रिएक्शन उस टाइप की ही आ रही हैं, पहले आपके पास एक स्टेप होगा इक्विलिब्रियम, फिर आपके पास एक सिंपल स्टेप होगा। क्वेश्चंस आपके पास ऐसे ही आते हैं, इसी टाइप के आते हैं। जैसे के अंदर आपको पहचानना है कब आपको क्या यूज़ करना है, प्री इक्विलिब्रियम यूज़ करना है, कब आपको उसको यूज़ नहीं करना। अगर आपने पहचान लिया कि आप उसको यूज़ कर सकते हो तो प्लीज़ उसी को यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर आप लोगों को पहचान में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोग कंप्लीट एसएसए के थ्रू उस क्वेश्चन को कर लीजिए, उससे भी आपका आंसर आराम से निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है
a प्लस बी गिव्स आई, आपको K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, अलग से मेंशन किया हुआ है उसने, I आपका इंटरमीडिएट है, ये आगे जाएगा, P बनेगा, K2 भी उसने आपको अलग से दिया हुआ है, कहीं भी उसने फास्ट नहीं लिखा हुआ, फॉरवर्ड का बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट अलग से मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि प्री इक्विलिब्रियम को भूल जाओ, यहाँ पर उसको मत लगाना, यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्रू एसएसए के थ्रू ही जाना पड़ेगा। गेट 2016 क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है, तो गेट के अंदर अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टाइप के। क्वेश्चन क्या है, इफ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड ऑन आई द ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स विल बी। ये आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन था, तो आपको इसको यूज करना है। कैसे इसको करोगे आप लोग, ये आपके पास एक सिंगल स्टेप मान लीजिए, इसको ब्रेक करोगे 2 स्टेप के अंदर, ये आपके पास तीसरा स्टेप हो जाएगा, तो 3 आपके पास स्टेप हो जाएंगे। जहां पर भी आपका इंटरमीडिएट क्या यहाँ पर आई है, तो जहां पर भी आपका di/dt आ रहा है उसको लिखिए, उसको क्या कर दीजिए, फिर सबको यहाँ पर लिखिए, सबको सम करके क्या कर दीजिए आप, इक्वल टू उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ आई को एक तरफ, बाकी टर्म को एक तरफ, कंसंट्रेशन ऑफ आई को आप लोग निकाल लीजिए। और इस क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज न्यूमेरिकली दी हुई है। K1 भी आपको न्यूमेरिकली पता है, K2 भी आपको न्यूमेरिकली पता है, K2 भी आपको क्या है न्यूमेरिकली पता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे सिर्फ ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट पूछा गया है। फाइनली क्या पूछा गया है, आपसे सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट को पूछा गया है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या निकल कर आ रहा था, आपको निकल कर आ रहा था कि जो आपका dp/dt है वो क्या था, आ रहा था आपका K इंटू में KF कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू में सी निकल कर आ रहा था। ये निकल कर आ रहा था मेरा ओवरऑल रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो ये है जो टर्म है आपके पास, जो आपके पास कांस्टेंट है, इनको आप क्या बोलते हो, ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट बोलते हो, ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट बोलते हो। सो सिर्फ सेम उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी आंसर निकल कर आएगा K1 K2 और K3 के टर्म के अंदर। K1 ये रहा, K2 ये रहा और K3 आपके पास ये रहा। तो K1 K2 K3 आपके पास तीनों है। तो जो आपके पास ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट है वो आपके पास निकल कर आएगा K1 की टर्म में, K2 की टर्म में और K3 की टर्म में। इसको निकाल के देखिए, जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। आज की क्लास में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऐसे वाले पार्ट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, चेन रिएक्शंस के लिए किस तरीके से आप लोग इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को निकालोगे, उसको मैं एक नई वीडियो के अंदर स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट करूँगा ना तो वो ख़त्म हो पाएगा और ना ही वो अच्छे से स्टार्ट हो पाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही उसे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग एसएसए के सारे क्वेश्चंस कर देखिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज कराए हैं, इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी एग्जाम की थोड़ी सी अच्छी हो जाए। आप लोग चाहो, अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, आप आरजे अकेडमी को डोनेट कर सकते हो, आप लोग हमें फ़ोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो और गूगल पे कर सकते हो। एनी अमाउंट इज़ अप्रिशिएबल। आप हमें बहुत छोटा अमाउंट भी भेज सकते हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।